नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। आज सुबह ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। इस फैसले के चलते अब से भारत में होने वाली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नियुक्ति है उसके लिए इन्होंने अब एक नया पैनल फॉर्म कर दिया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। ऑन इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट्स सुप्रीम कोर्ट्स मैसिव ऑर्डर। अगर आप लोग जानते होंगे तो फिलहाल जो हमारे भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जिनको कि हम लोग सीईसी और ईसीस के नाम से जानते हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा करवाई जाती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब से ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने यहाँ पे सिफारिश दी है दैट दे हैव फॉर्म्ड अ पैनल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसीस। और इस पैनल में आपको देखने को मिलेंगे प्रधानमंत्री, साथ में आपको देखने को मिलेंगे मुख्य न्यायाधीश और आपको जो विपक्ष के नेता हैं यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी देखने को मिलने वाले हैं। नॉट जस्ट दैट, इन्होंने यहाँ पर जो आर्टिकल 324 है उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को, और बल्कि साथ में ये भी ऐड कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन का जो अब खर्चा होने वाला है दिस इज नाउ गोइंग टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लीट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अवेलेबल कर दी है जो कि अभी तक उसके पास नहीं थी। एवर सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 70 साल से अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी, लेकिन इस फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन कंप्लीट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंजॉय करने वाला है। तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, ऑल्सो डिस्कस करेंगे इसकी पृष्ठभूमि की। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतना एक्सट्रीम फैसला क्यों लिया गया है इसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करवाने के लिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं या फिर इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो यदि आप लोग 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स लेकर हम आ चुके हैं, जिसमें कि पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स सभी सब्जेक्ट्स के आपके लिए कवर करवाए जाएंगे। उसके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा, और ये सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं मात्र 1299 रुपये में। इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है, और आपको ये प्राइस तभी अवेलेबल होगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। ऑल राइट, ये कहानी शुरू होती है पिछले साल नवंबर के महीने में। एक इंसिडेंट होता है। होता क्या है, अरुण गोयल जो कि 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली अपनी पोस्टिंग से 18 नवंबर को, और अगले ही दिन इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज इलेक्शन कमिश्नर। और बल्कि इनको अगले ही दिन, जिस दिन इनके द्वारा अपनी अर्जी को सबमिट किया गया, एप्लीकेशन को सबमिट किया गया, उसी दिन इनकी उस एप्लीकेशन को क्लियर कर दिया गया एंड ही वॉज अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर ऑन द नेक्स्ट डे नवंबर 19। और इन्होंने बल्कि 21 नवंबर को एज इलेक्शन कमिश्नर चार्ज ले भी लिया। आप देख पाएंगे द हिंदू की यह खबर है 21 नवंबर की, अरुण गोयल एज्यूम्स चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर। और ये वाला जब इतनी स्पीड से, इतनी तेजी से एक इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऑब्वियस सी बात थी कि इसको लेके सवाल तो उठने ही थे। इमीडिएटली एक पिटिशन को फाइल किया गया सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, और पिटिशन ने ये कहा कि हमें एक कानून चाहिए गवर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी एंड द ईसीज। आपको बता दूं कि फिलहाल इंडिया में हमारे निर्वाचन सदन में हमें एक सीईसी यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे याचिकादर थे, जो पिटिशनर्स थे, उन्होंने डिमांड करी कि हमें कॉलेजियम जैसा सिस्टम चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, बिकॉज फिलहाल जो हो रहा है तरीका, उस तरीके में जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जो अपॉइंटमेंट हो रही है, इट इज मेनली ड्रिवन बाय द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो एज सच कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं रखते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड द ईसीज। और अभी तक जितनी भी नियुक्तियां होती आई हैं वो प्रेसिडेंट के कहने पे होती आई हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और इसीलिए ये वाली याचिका को दर्ज किया गया। जैसे ही इस याचिका को दर्ज किया गया, क्योंकि ये काफी बड़ी बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने
अर्जेंसी के साथ इस पूरे के पूरे मामले को सुना और इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े बड़े सवाल उठाने शुरू कर दिए। सबसे पहला उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी तेजी से, इतनी तेज स्पीड से, इतनी लाइटनिंग स्पीड से 24 घंटे में आपने अरुण गोयल जी को इलेक्शन कमिश्नर कैसे नियुक्त कर दिया। ये वाला उन्होंने सवाल पूछा। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की जो वैकेंसी थी वो मई महीने से लेकर पड़ी हुई थी नवंबर 18 तक। आपने पिछले 6 महीने में कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई। अब सडनली ऐसा क्या हुआ गवर्नमेंट के ऊपर कि एवरीथिंग नीडेड टू बी डन विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ऐसा सुपरफास्ट मैकेनिज्म। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि हम जानते हैं कि जहां पर there is a will, there is a way, but here the notification was brought out on the same day, the application was given the same day, it was accepted the same day and the appointment was made the same day। मतलब कि सब कुछ आपने एक ही दिन में कर दिया। इन्होंने बल्कि बोला कि फाइल 24 घंटे भी ट्रैवल नहीं करी, लाइटनिंग स्पीड पे आपने इस नियुक्ति को जो है हरी झंडी दे दी। ऐसा क्या इवैल्यूएशन था जो आपने किया जिसके चलते सडनली आपने ये वाली जो नियुक्ति थी उसको उसी दिन करवा दिया? ये सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रस्तोगी जी के द्वारा। उसके बाद इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जब भी गवर्नमेंट किसी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है तो वो इस तरीके से, इस सोच से अपॉइंट करती है कि यही वाला जो इलेक्शन कमिश्नर है यही आगे जाकर के प्रमोट होते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। इन्होंने कहा अ सीईसी एक ऐसा पर्सन होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड इन हिज ओन राइट, लेकिन आपने क्या कर दिया है, यू हैव मेड इनटू अ प्रमोशन सोर्स। मतलब कि आप किसी को ईसी अपॉइंट करते हैं, वो फिर आगे जाकर के सीईसी बनता है। यू हैव बेसिकली मेड ईसीज अ फीडर कैटेगरी। लेकिन जो हमारे संविधान के फाउंडिंग फादर्स थे, जो भारत के फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने जब सीईसी के ऑफिस को कॉन्टेम्पलेट किया था, जब उसको बनाया था, उन्होंने ये सोचा था कि सीईसी को जो ऑफिस, जो यहाँ पे ऑफिस धारक होगा वो कम से कम 6 साल इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेगा। लेकिन आपने इसको एक तरीके से प्रमोशनल ऑफिस बना दिया है कि जो पहले ईसी बनेगा वही आगे जाकर के सीईसी बनेगा। ये वाला सवाल पूछा गया था बेंच पे बैठे हुए दूसरे न्यायाधीश जस्टिस जोसेफ के द्वारा। और यहीं पर इन्होंने कहा कि अगर ईसीज ही सीईसीज बनेंगे देन देयर इज नो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म टू कंसिडर पर्सन्स अदर देन ईसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सीईसी। यानी कि हमेशा ही जिसको आप ईसी बनाएंगे वही इंसान आगे जाकर के सीईसी बनेगा। और यहीं पर इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो फिलहाल कर रही है, आपने उस केस में क्या किया है कि आपने हमेशा ही एक ऐसे इंसान को चुना है जो कि कभी भी अपने 6 साल वहां पे पूरे नहीं कर पाता। आप हमेशा ही ऐसे ब्यूरोक्रेट को चुनते हैं जिसका कुछ ही टाइम बच चुका होता है, उसको आप ईसी या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पे रख देते हैं तो वो केवल कुछ ही टाइम तक उस पोस्ट पे सर्विसेज दे पाता है। द गवर्नमेंट डज नॉट गिव much importance to EC's independence as evidenced by the reduction in tenure of chief election commissioners। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल था वो 8 साल के आसपास आपको देखने को मिलता था 1950s में, लेकिन 2004 के बाद जो भी आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिल रहा है वो कुछ ही दिन वहां पे रहता है, केवल कुछ 100 दिनों के लिए आपका इंसान वहां पे रहता है। उसके बाद आप फिर किसी नए ब्यूरोक्रेट को ले आते हैं जो कि रिटायरमेंट होने वाली कगार पे होता है, उसको ला करके आप अपॉइंट कर देते हैं। और यहीं पर इन्होंने पूछा कि सीईसी को अपॉइंट करने के लिए या फिर ईसी को अपॉइंट करने के लिए केवल कॉम्पिटेंस के बेस पे आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, कैरेक्टर को जांचना भी काफी क्रूशियल है। जब इन्होंने कैरेक्टर की बात करी तो इनका मेन जो टारगेट था वो ये था कि वी नीड टू इंश्योर कि जिस भी इंसान को आप अपॉइंट कर रहे हैं वो स्वतंत्र है, वो इंडिपेंडेंट भी है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट फिलहाल जो साइलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि कोई भी कानून अवेलेबल नहीं है टू ओवरसी सच अपॉइंटमेंट्स। द साइलेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय ऑल। और गवर्नमेंट जानबूझ के कोई ऐसा इंसान चूज करती है जिसकी आयु 65 ईयर्स के पास होती है, जिसके चलते जब भी वो इंसान आता है कुछ ही दिनों के बाद उसको मजबूरन रिटायर होना पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि अगर आप कोई सीईसी हैं तो आप 65 ईयर्स तक ही सर्व कर सकते हैं, उसके बाद आप सर्व नहीं कर सकते हैं। ये वाला मुद्दा चल रहा था। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मुद्दा उठाया
कि हमेशा गवर्नमेंट एक ऐसे इंसान को लेकर आती है जो कि गवर्नमेंट के साथ जिसकी फिलॉसफी मिलती हो, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का यह काम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर शुड नॉट बी अ यस मैन, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। द हिंदू की खबर है और यह भी उसी दिन जजमेंट में कहा गया था। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कल को कोई ऐसी चीज आती है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर दोषी पाए जाते हैं, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है, और मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर को उनके ऊपर इंक्वायरी करनी है या फिर इलेक्शन कमिश्नर को कोई छानबीन करनी है। अगर आप एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर लेकर आएंगे जिसमें कोई दम नहीं होगा, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, जो कि केवल सरकार के कहने की वजह से ही वहां पे आपने अपॉइंट किया है, तो उस केस में पूरे के पूरे सिस्टम का कंप्लीट ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ये वाला स्टेटमेंट भी जस्टिस के.एम. जोसेफ के द्वारा दिया गया और ये भी एक बहुत ही मुश्किल सवाल था जो कि इन्होंने गवर्नमेंट को पूछा। साथ ही में इन्होंने कहा, टॉन्ट देते हुए कहा कि यू ऑलवेज अपॉइंट अ यस मैन, एनी गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर, somebody carefully picks him, he is like minded, you share an affinity of thought and philosophy। वो वही करेंगे जो आपको चाहिए, जैसा आपको अच्छा लगता है। आप उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट सब कुछ ठीक है, लेकिन व्हाट इज द क्वालिटी रिक्वायर्ड विच मे बी फाउंड लैकिंग, आपने उस चीज को यहां पे पिक्चर में लिया ही नहीं। यहां पर अगेन उन्होंने यही सवाल पूछा, वेदर द मैन इज रियली इंडिपेंडेंट, क्या आपने इस चीज को इंश्योर किया। यह सवाल अगेन जस्टिस जोसेफ के द्वारा पूछा गया अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को, जो कि गवर्नमेंट की साइड को लीड कर रहे थे। ये सारे मुश्किल सवाल इनसे पूछे गए थे एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस चीज का जवाब नहीं दे पाई कि आपने एक दिन के अंदर अरुण गोयल जी की फाइल को इमीडिएटली क्लियर कैसे कर दिया। और फाइनली आज लगभग 4 महीने के गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट का मैसिव डिसीजन देखने को मिला, जिसमें कि इन्होंने पूरे संविधान का जो आर्टिकल 324 था उसको ही पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से ऐसा नहीं होगा। द इलेक्शन कमिश्नर्स, फिर भले वो आपके ईसीज हों, फिर भले वो आपके सीईसी ही क्यों ना हो, दोनों की ही अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय अ पैनल इंक्लूडिंग द पीएम, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अ लैंडमार्क वर्डिक्ट। बल्कि साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग यहाँ पे सीजेआई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इसलिए लेकर आ रहे हैं सो दैट जुडिशरी को भी यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इससे हमारे निर्वाचन सदन की जो स्वतंत्रता है वो इंश्योर होगी और वो काफी जरूरी है, बिकॉज वो हमारे पूरे देश में जो चुनाव होते हैं उसका आयोजन करवाते हैं, उसका प्योरिटी हमें मेंटेन करना है। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में इलेक्शन शुड अनडाउटेडली बी फेयर एंड द बक स्टॉप्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर इट्स प्योरिटी इज मेंटेन्ड। और इसीलिए इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि अब जो हम फैसला सुना रहे हैं इनका एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होगा, रूल मेकिंग पावर्स होंगी, इंडिपेंडेंट बजट होगा एंड इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपीचमेंट भी दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत काम करता है और अगर इनको पैसा चाहिए होता है तो ये हमेशा रिक्वेस्ट डालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, जो कि इंटर्न उनकी रिक्वेस्ट को पहले स्टडी करते हैं फिर क्लियर करते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वेरी सिमिलर टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वेरी सिमिलर टू वेरियस अदर बॉडीज जो कि डायरेक्टली अपने एक्सपेंसेस को चार्ज करती हैं to the consolidated fund of India. Similarly, अब election commission can also draw funds directly from the consolidated fund of India instead of having to go to the PMO and the law ministry for funds and approvals. तो ये बड़े बड़े चेंजेस हैं जो कि अब हमें देखने को मिले हैं। इससे एक चीज तो श्योर है कि इलेक्शन कमीशन की जो अब इंडिपेंडेंस है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हमें देखने को मिलने वाला है। क्या होता है आगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे होती हैं वो ऑब्वियसली हमें बताएगा, लेकिन ये जो जजमेंट है दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड अ लैंडमार्क, अ हिस्टोरिक जजमेंट बाय दी एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा हूं आपके लिए टेक्स्ट बुक ऐप पर, जिसमें साइंस टेक के एमसीक्यूज मैराथन आपके लिए लाए जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ मंथ लॉन्ग सीरीज, इसमें एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे